हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉर्टोइस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा जो कि इस बार वैकेंसी आई है, इसके लिए जो है प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित 30 सेट जो है टेस्ट सीरीज का 30 सेट में से पहला सेट हम लोग करेंगे। ठीक है। इस सेशन को शुरू से करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेट नंबर 1 बिहार दरोगा के लिए, जो कि प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर हाल ही में, एक मिनट मार्कर मैं ऑन कर लूँ। सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर हाल ही में, जो कि 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं? ऑप्शन है सोयूज कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल, स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल या अपोलो कैप्सूल। तो इसका आंसर है स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, इसका आंसर है स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है से पृथ्वी का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल वाहन से लौटे हैं ये लोग। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको कह सकते हैं आप इंटरनेशनल सोलर स्टेशन। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में जानें तो ये कैप्सूल जो है नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने में और वापस लाने में सहयोग करता है। ठीक है, और अगर हम सुजॉय कैप्सूल के बारे में जानें तो ये रसिया द्वारा निर्मित है। लंबे समय से ये अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल सोलर सिस्टम तक ले जाने में उपयोगी रहा है। वहीं ओरियन कैप्सूल की बात करें तो यह नासा द्वारा ही बनाया गया है और ये अंतरिक्ष यात्रियों का जिनका उपयोग भविष्य के चंद्र और मंगल यानी मून और मंगल यानी मार्स दोनों के ले जाने के लिए उपयोग करता है। वहीं अपोलो की बात करें, अपोलो कैप्सूल की बात करें तो ये भी नासा द्वारा निर्मित है। इसका उपयोग जो है चंद्रमा पर मानव मिशनों के लिए किया गया है, लेकिन यह बहुत दिन पुराना हो गया और इसका उपयोग में नहीं है। यह हम लोग अभी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब ब्याज दर बहुत कम हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, कौन सा कथन सही हो जाता है? इस नीचे लिखा हो गया। तो ऑप्शन है अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करते हैं। दूसरा है अधिकांश लोग बंद पद धारण करना पसंद करते हैं। या मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर में और अधिक गिरावट हो जाएगी। या अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। तो इसका आंसर है जब सामान्य दर पर ब्याज बहुत कम स्तर पर पहुंच जाएगी तो अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद बनाएंगे। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब थोड़ा जान लें कि ब्याज दर और कर दर या सरकार के राजकोषीय घाटे के बीच कोई संबंध नहीं। ठीक है,
वहीं एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में अगर कमी होती है, ठीक है, इंटरेस्ट की बात करें अगर घटता है, तो लिक्विडिटी, जिसको कह सकते हैं आप मार्केट में रुपया जो है, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी जो है बढ़ेगी, ठीक है। और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें इंटरेस्ट इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो लिक्विडिटी घट जाएगी, लिक्विडिटी घटेगी और इंटरेस्ट भी और निवेश भी जो है यानी इन्वेस्टमेंट भी आपका घट जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में जो है आरबीआई जो है मौद्रिक नीति और द्वारा ब्याज में तरलता का निर्धारण करता है, ये भी लाइन आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र यानी एल्युमिनियम को गलाने वाले संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में, तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। प्रगलन को कहते हैं स्मेल्टर, इसको क्या कहते हैं, स्मेल्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, नाल्को हो जाएगा। देश के सबसे बड़े एल्युमिनियम संयंत्र में से एक है जो फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। किसके हेल्प से बनाया था, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करें तो एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन इसका 7 जनवरी को किया गया था 1981 में, ठीक है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है, पहला एल्युमिनियम का कारखाना कब खुला था, फर्स्ट, तो 1937 में खुला था, ये भी वेस्ट बंगाल में के आसनसोल जो है, आसनसोल में, ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, हिंडाल्को की बात करें तो ये 1998 में खुला, 58 में खुला था, जो कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश में था। वहीं भारत में एल्युमिनियम गलाने के संयंत्र जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ अवेलेबल है। कहाँ कहाँ है जहाँ की एल्युमिनियम को गलाया जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मध्य अक्षांश मरुस्थल, ठीक है। मध्य अक्षांश मरुस्थल जो कि 35 डिग्री डैश 35 डिग्री और डैश 35 डिग्री नॉर्थ और डैश साउथ के बीच में अवेलेबल है। कहाँ है अवेलेबल, जो कि उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। 35 डिग्री और किसके बीच है, जो कि उस उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में के ध्रुव की ओर है। ऑप्शन है 79, 40, 60, 70 डिग्री। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। ये जो है 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ के बीच पाया जाता है, जो कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का विस्तार दोनों गोलार्धों में जो है 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच है। वहीं बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है,
मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है। ठीक है, सहारा कहाँ है ये आप हमको बताएंगे। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है, और ये कहाँ है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है, इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, वहीं 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट दिशांतर में अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? ठीक है, कोरापुट जिले में जो है पंचपटमाली भंडार है, किस खनिज के लिए अवेलेबल है? तो पहले बात तो आप जान लीजिए कोरापुट है कहाँ। कोरापुट जो है उड़ीसा में है, और ये किस चीज़ का भंडारण है? तो ये है बॉक्साइट का। ठीक है, जैसे कि आप पहले भी बताया गया था कि आपको एल्युमिनियम का उड़ीसा में था, उसी तरह बॉक्साइट का जो है उड़ीसा में ही है। ये जो है कोरापुट बॉक्साइट का भंडारण है। वहीं इसका सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपो जो है कोरापुट जिले में पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जो है 110 मिलियन टन बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया किसके अनुसार आप पहले जान लीजिएगा, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा, जहाँ की 110 मिलियन टन है। देश का कुल उत्पादन जो है 76%, इंडिया की बात करें इंडिया का 76% जो है उड़ीसा से प्राप्त होता है। अगर बात करें बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ होता है, तो ये उड़ीसा में हो गया 51%, आंध्र प्रदेश, फिर जो है गुजरात आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांत का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था? किस एंग्लो मराठा वॉर के रिजल्ट के अनुसार पेशवाओं के प्रांत का विलय जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था? तो इसका आंसर है तीसरा, थर्ड एंग्लो वॉर जो हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर। इसमें क्या हुआ था, इसके बाद पेशवाओं के प्रांत का विलय कर दिया गया था, किसमें? बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1817 से 1819 तक। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। इसमें इंग्लैंड की तरफ से कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, और भारत के जो थे गवर्नर जनरल, वही इसका परिणाम जो है क्या हुआ, पेशवा खिड़की में भोंसले पेशवा जो है खिड़की में भोंसले जो थे सीताबर्दी में, वही जो है होलकर जो थे
महिदपुर में पराजित हो गए, हार गए थे। इस युद्ध के दौरान जो है मंदसौर की संधि हुई। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? मंदसौर का संधि हुआ। ठीक है। इसके पश्चात जो है लॉर्ड हास्टिंग ने पेशवा की गद्दी को 1818 में समाप्त कर दिया था। पेशवा की गद्दी को ही हटा गया था 1818 में। तो ये बात का आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता विधवा पुनर्विवाह संघ जो कि 1961 में बना था के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका स्थापना किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह संघ। तो इसका आंसर है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, द्वारकानाथ टैगोर, महादेव गोविंद रननाडे। इसका आंसर है महादेव गोविंद रननाडे। महादेव गोविंद रननाडे जो थे, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह संघ जो है 1861 में स्थापना की थी। ठीक है। और इसका एक प्रथम जो है अभियान हुआ था जिसका नेतृत्व जो किए थे महाराष्ट्र में, वो परशुराम शास्त्री ने 1850 में किया था। इसी बाद विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से ही चलाया था। बहराम जी एम मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। वहीं 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह का कानून संगत बनाया गया। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, इनका वही योगदान आप कभी भूल नहीं सकते हैं, विद्यासागर जी का। ठीक है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप जो है 26 जुलाई 1856 को जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह हिंदू विधवा रीमैरिज अधिनियम पारित किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 23, 25, 19। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को भी रोकता है। ठीक है। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी बालाश्रम, इस प्रकार के अन्य बालाश्रम के प्रकारों को प्रतिबंधित करता है। इसके तहत यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को दिया गया है। ये अनुच्छेद 23 के तहत जो भी अधिकार दिया गया है, सिटीजन और नॉन सिटीजन को भी दिया गया है। ठीक है। इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ, मतलब अगर राज्य आपके खिलाफ जो है अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, बल्कि कोई अगर सामान्य आदमी भी आपका जो है अथी कर रहा हो, शोषण कर रहा हो, तो आप इसके खिलाफ भी आप कोर्ट और या केस दायर कर सकते हैं। तो ये राज्य के साथ साथ एक व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 20 के तहत आप बात करें तो अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक और निरामधु सम्मेलन का अधिकार है। वहीं तीसरा जो है संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। चौथा भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार है। वहीं पांचवा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने तथा बस जाने का या निवास करने का अधिकार है। छठा कोई भी वित्तीय व्यापार और कारोबार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति का अधिकार और संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो था उसे हटाकर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार दिया गया।
आर्टिकल 300A में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब अनुच्छेद 25 के बारे में बात कर लें कि इसके तहत जो है सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने और प्रचार करने का भी स्वतंत्रता दिया गया। धर्म के क्या सुरक्षा है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा फसल भारत में व्यापारिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकतः रूपांतरित किया फसल है? कौन सा है? ऑप्शन है बीटी बैंगन, टमाटर, सरसों या बीटी कपास। तो इसका आंसर है बीटी कपास। ठीक है। यह एक व्यापारिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकतः फसल है। क्या है? तो बीटी कपास। इसको जीएम फसल भी कहते हैं, स्वीकृत जीएम फसल है। इसमें मृदा के जीवाणु बेसिलस थुरिंगिनेसिस यानी बीटी के साथ 2 विदेशी जीन के संकरण द्वारा प्राप्त किया गया था। यह जीन कपास के फसल को एक विषैले प्रोटीन का स्राव करने में सहायता प्रदान करता है, जो आम गुलाबी बुलवर्म नामक कीट से बचाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों का गांधीवादी सिद्धांत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन है समान काम के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या ग्राम पंचायत का गठन करना। तो आप इसका आंसर है डी, ग्राम पंचायत का गठन करना जो है ये गांधीवादी सिद्धांत था। ठीक है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन और उसके आवश्यक शक्तियों का प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान किया गया। वहीं आर्टिकल 43 के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना है। वहीं 39 का डी कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन। 44 के तहत समान नागरिक संहिता का संरक्षण तथा 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ये आर्टिकल 50 है। ये जो है समान नागरिक संहिता 44 है। समान काम के लिए समान वेतन जो है ये है 39 डी। ठीक है। वहीं बात करें ग्राम पंचायत के बारे में तो ये हो जाएगा 40। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक खान। तो इसकी स्थापना किसने की थी तुगलकाबाद की? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलकाबाद की स्थापना की थी। और तुगलकाबाद है कहाँ? तो ये दिल्ली के पास का शहर है और इसने अपना राजधानी बनाया था तुगलकाबाद को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, एमबीटी की बात करें तो ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। यह जो है 1900 एमबीटी की बात करें ये गद्दी पर बैठा था 1325 में 1325 में। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक बैठा था 1351 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मायदायान, माज
दायान सभा निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा संयोजन पहचानिए। तो आप अगर देखें तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है प्रार्थना समाज की, तो 1867 ईस्वी में किसने की थी? रन्नाडे ने की थी, एमजी रन्नाडे। ठीक है, बदल लिया जाए इसको, ये लो कर लेते हैं। यंग इंडिया की बात करें, यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, ये गांधी थे। कब किए थे? आप ये आंसर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की गई थी। ठीक है, वहीं ज्योतिबा फूले रहनुमाई मादर समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आंसर है इसका बी, आत्माराम पंडुरा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नरोजी फुरदैनी। इसमें जो है लोकहितवादी इनका होगा, सत्यशोधक समाज जो होंगे ये आपके क्या नाम है, ज्योतिबा फूले होंगी, फूले। नरोजी फुरदौनी जो हैं ये रहनुमाई माजदायन होंगे, लोकहितवादी जो होंगे गोपाल हरि देशमुख होंगे, गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर से एक बार बोल दें, प्रार्थना समाज, रन्नाडे, यंग इंडिया, गांधी, लोकहितवादी, गोपाल हरि से देशमुख, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले और रहनुमाई माय माजदायन नरोजी फुरदौन जी होंगे, नरोजी फुरदौन जी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी का कॉलेज का नाम बताइए, किस कॉलेज में पढ़े थे उन्होंने? ऑप्शन है श्यामला दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट गुजरात, कॉलेज अहमदाबाद, स्टीफेंस कॉलेज सूरत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्यामला दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था ये तो सब जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। ठीक है, इनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 87 में इन्होंने 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद भावनगर चले गए, भावनगर में श्यामला दास कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर लंदन चले गए, वहाँ से गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ समय तक वकालत किया। फिर 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के पैरवीकार के रूप में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। फिर 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने कब की थी? 1888 में। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है 9 जनवरी 1915 को इस दिन जो है कोई डे मनाया जाता है, कोई दिवस है, आप मुझे बताएंगे वो कौन सा दिवस? कमेंट सेक्शन में। 9 जनवरी 1915 को भारत अस्थायी रूप से वो लौट गए थे। ठीक है, फिर 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या की गई। 30 जनवरी 1930 को 48 को सॉरी, उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन थे वो हम दुनिया सब जानती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
ईस्वी सन 1855 में, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सिद्धू और कानू, बुद्ध भगत, तेजा भगत, मूलू मानेक और जोधा मानेक, जतरा भगत और सहयोगी दल। तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हमारे सिद्धू और कानू थे। ठीक है, सिद्धू कानू। ये हुआ था कब? 1855 ईस्वी में। ठीक है, इसमें ये दोनों सिर्फ नहीं थे, इसमें जो है ये सब सारे भाई बहन थे, इनके सारे माता भाई बहन थे। इसमें भाई बहन कौन कौन थे? सिद्धू कानू तो थे ही, उसके अलावा थे चांद, भैरव, फूलो, और झानो। ठीक है, संथाल पर विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दामेन एको या संथाल परगना कहते हैं उसको, जो कि भागलपुर से राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र था। ये जो है ये विद्रोह जो है 30 जून 1855 में भगनी डीहा से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भगनी डीहा। कब हुआ था? 30 जून को हुआ था 1855। ठीक है, इसमें जो है बाहरी निचली जातियों के किसान भी इसमें समर्थन दे रहे थे। ठीक है, और 1857 में सैनिक विद्रोह का पुरोगामी कहा जाता है। कोल विद्रोह जो है 1830 से 32 तक 31 से 32 तक हुआ था, जो कि छोटा नागपुर पठार में हुआ था। संथाल विद्रोह को शांत कर दिया गया था 1856 में, 1855 में उसी समय इसको दबा दिया गया था। किसके नेतृत्व में? ब्रिटिश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। ठीक है, उसके कमिश्नर थे ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड। ठीक है, इन्होंने जो है क्रूरतापूर्वक इस संथाल विद्रोह को दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन कौन? ऑप्शन क्या क्या है? अश्विनी कुमार दत्त, पीवी दास, प्रफुल्ल चाकी, राजाराम मोहन राम। ये राय होगा, लेकिन राजाराम मोहन राम। तो इसका आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता जो है इसके संस्थापक थे। ये जो है कब बनाया गया था? इस समिति को बनाया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद। कब बंगाल विभाजन के बाद जो है 6 अगस्त को इसका बना हुआ था। 6 अगस्त 1905 को इसको बनाया गया था, इस समिति को। ठीक, ये समिति बना था कहाँ? तो वर्तमान में बांग्लादेश के बारीसाल जिले में स्थापित किया गया था। बांग्लादेश के बारीसाल जिले। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं को खपत में बढ़ावा करें। स्वदेशी अपनाओ कुल मिला के। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का खपत को बढ़ावा देना। इन्होंने जो है अश्विनी कुमार दत्ता ने भारतीयों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद किया। कैसे मदद किया? तो एक कोऑपरेटिव जो है हिंदुस्तान बैंक बनाया, उसके तरफ इन लोगों को मदद किया। इसके साथ अगर प्रफुल्ल चाकी की बात करें, प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था 1908 से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने, कहाँ है वो प्रफुल्ल चाकी? मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था या षड्यंत्र कहें 1908 में, इससे जुड़े हुए थे। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में एक सेशन जज जो थे डिग्नस किंग्सफोर्ड का गाड़ी समझकर उन्होंने बम फेंक दिया, और भूलवश जो है वकील उसमें बैठे हुए थे कैनेडी
और उनकी पत्नी जो है और पुत्री बैठी हुई थी जिनकी मौत हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं की आत्महत्या कर ली थी। वहीं वी.डी. सावरकर की बात करें तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। उसके बाद सूरत विभाजन जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था? ये आप देखिएगा, सूरत विभाजन है क्या? तो कांग्रेस दो गुट में बट गई थी। सूरत विभाजन क्या है? सूरत डिस्प्यूट कह सकते हैं। इसमें कांग्रेस जो था दो भाग में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आप अगर देखेंगे इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो अध्यक्ष पद के लिए झगड़ा था। अध्यक्ष पद में कौन बैठेगा, नरम दल बैठेगा या गरम दल बैठेगा। इसको अगर आप ठीक से देखें, सूरत विभाजन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि जो कि उस समय के तत्काल जो है भारत सचिव थे, मॉर्ले को लिखा था पत्र में कि सूरत में कांग्रेस का पतन जो है हमारी बहुत बड़ी जीत है, यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत है, उनका मानना था। ठीक है, उग्र विचार यानी गरम दल वाले के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल में प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। बाकी इधर नरम दल के नेता बचे हुए थे। तो इस पे जो है नरमपंथियों का दबदबा बढ़ गया था सूरत विभाजन के बाद। इसका आंसर क्या होगा? नरमपंथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है? एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है लगभग? इसका आंसर क्या होगा? तो आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर जो है इसकी नाभिक की दूरी होती है। नेत्र लेंस की अधिकतम और न्यूनतम फोकस दूरी क्या क्या होती है? अधिकतम जो है 2.5 सेंटीमीटर से 2.27 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ठीक है, वहीं स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? किसी चीज़ को आप स्पष्ट रूप से देख सकें उसके लिए कम से कम दूरी चाहिए आपको 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो 25 सेंटीमीटर चाहिए। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र का उत्तल लेंस जिस स्क्रीन पर वस्तु की छवि बनाता है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर जो है छवि बनाता है। ठीक है, आइरिस नेत्र का सबसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है और आइरिस का मध्य भाग जो है उसको पुपिल कहा जाता है। परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका का क्या काम है? यह आइरिस का क्या काम है? पुपिल का, आइरिस का, तो इसका काम होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह ही दिखेगा, या 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह दिखेगा, या फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर से अधिक दिखेगा, या उत्तल लेंस में अधिक दिखेगा, या फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस में अधिक दिखेगा, 10 सेंटीमीटर से अधिक दिखेगा। तो इसका आंसर है आप फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस में ही दिखेगा लेकिन 10 सेंटीमीटर से अधिक दिखेगा। ठीक है,
इसका एक लेंस सूत्र होता है, आपको अगर याद होगा, 1/f बराबर म्यू माइनस म्यू1 इंटू 1/r1 इंटू 1/r2। अब कहिएगा इसमें f क्या होता है, तो f तो f का फोकस दूरी होता है। म्यू1 जो है लेंस का अपवर्तनांक होता है, लेंस का अपवर्तनांक होता है। अब म्यू जो है समवर्ती माध्यम का अपवर्तनांक होता है। वहीं r1 और r2 जो है दो किनारों के बीच की वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। अब फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो होता है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? तो लेंस का अपवर्तनांक और समवर्ती माध्यम का अपवर्तनांक का अंतर का। तो म्यू माइनस म्यू1 का ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, म्यू1 जो होता है जल का अपवर्तनांक कर रहा है तो वायु से ज़्यादा होगा, अतः म्यू1 माइनस म्यू1 हमेशा जो है घटता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? इसका आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है, किसके लिए? तो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फोटोवोल्टिक सेल में जो है अर्धचालकों की 2 या 2 से अधिक परतें होती है, जिनमें से एक परत धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। फोटोवोल्टिक सेल के कई लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? तो पर्यावरण स्थिरता में हेल्प करता है, वहीं आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, आर्थिक ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, नवीकरणीय है, इसको एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होने के बाद भी इसका रीयूज हो सकता है, और ये सुलभ है, इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हेले धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। हेले धूमकेतु सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। इसका ऑप्शन है दोलनी, सरल आवर्ती, स्थानांतरीय या सभी प्रकार। तो इसका आंसर है ना तो ये दोलनी होती है, ना ये तरलावर्त होता है, या ना स्थानांतरीय होता है। इसका आंसर सब है, आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। इसकी बात करें, धूमकेतु जो है अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वे अपने पेरिहीलियन पर सूर्य पर लौटने से पहले सौर मंडल की गहराई के सैकड़ों और हजारों साल बिता सकते हैं। सभी परिक्रमा करने वाले पिंडों की तरह धूमकेतु भी केपलर के नियम का पालन करता है, ठीक है। वे सूर्य के जितने करीब होते हैं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है, केपलर का नियम कहता है। अगर बात करें, सामान्यतः जो है धूमकेतु सूर्य से काफ़ी दूरी पर होता है। यह कई किलोमीटर की दूरी पर एक गेंदे स्नोबॉल के रूप में मौजूद होता है, गेंद के रूप में। लेकिन जैसे जैसे यह सूर्य के करीब जाता है इसकी सतह गर्म होने लगती है और इसके पदार्थ पिघलने लगते हैं और धूमकेतु के विशिष्ट पुंज पर निर्माण करते हुए एक वाष्पित हो जाता है। धूमकेतु की पुंज पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जितनी लंबी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु और निहारिका से निकला मलबा जो होता है वो संघनित होकर हमारे सौरमंडल के में सूर्य और ग्रहों का निर्माण करता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश धूमकेतु ऊर्ट क्लाउड नामक विशाल बादल में उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हम लोग ने केपलर का नियम के बारे में इससे पहले हल्का सा हम लोग का उसका व्यूज मिल चुका था। अब केपलर का द्वितीय नियम के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो कहता है किस पे ये आधारित है?
न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, द्वितीय नियम पर आधारित है, रेखीय संवेग पर आधारित है या कोणीय संवेग पर आधारित है? तो इसका आंसर है केपलर का नियम जो है कोणीय संवेग के संरक्षण के पर आधारित है। केपलर के दूसरे नियम में कहा जाता है कि सूर्य के से ग्रह तक खींचा गया त्रिज्या जो है वेक्टर, जिसको कहते हैं रेडियल वेक्टर या त्रिज्या वेक्टर, समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रों को फैलाता है। इसका अर्थ है कि त्रिज्या वेक्टर का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। ठीक है, अगर आप देखें सूर्य के से ग्रह तक खींचा गया त्रिज्या वेक्टर, मान लिया सूर्य यहाँ है और ग्रह यहाँ है, इसके बीच खींचा गया त्रिज्या वेक्टर अगर ये है, तो इसके समय इसमें से अगर जितना दूरी तक रहेगा उतना ही समानता समय से समान ताप से फैलता रहेगा, ना कि यहाँ से फैला यहाँ से बढ़ता गया। ये जहाँ से फैला उतना ही फैलेगा। ठीक है, इसका त्रिज्या वेक्टर क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। ठीक है, इसका नियम कहता है इसमें dA/dt जो है नियत रहता है। दूसरे नियम के समान क्षेत्रों के नियमों के रूप में भी काम आता है। यदि कक्ष या पथ गोलाकार नहीं हो तो ग्रह की गतीय ऊर्जा अपनी यात्रा के दौरान स्थिर नहीं रह सकता है। पेरिलियन के पास, जैसे कि पेरिहिलियन के पास देखा जाए तो अधिक गतिज ऊर्जा होती है, वहीं एपिहिलियन के बाद कम गतिज ऊर्जा होती है। केपलर का पहला नियम कहता है एप्लिप्स, इसको एप्लिप्स का नियम भी कहते हैं, एलिप्सिस का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को। इसके अनुसार कहा जाता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है अंडाकार नुमा यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर करता है। ठीक है, सन यहाँ है, मान लिया ये रहा, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे ये बढ़ता है, इसी तरह यहाँ भी होगा। ठीक है, ये दूरी ज़्यादा हुआ इधर दीर्घवृत्ता पर, जिसका केंद्र जो है हमेशा केंद्र जो है सूर्य ही होगा और ये अंडाकार नुमा होगा, गोल नहीं होता है। केपलर का प्रथम नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर, मिटा लें इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निष्क्रिय गैसें जो हैं प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, लो चुंबकीय गुण, या पहले अनुचुंबकीय फिर जो है प्रतिचुंबकीय। तो इसका आंसर है प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन? तो निष्क्रिय गैस। तो प्रतिचुंबकीय एक प्रकार है, अनुचुंबकीय भी एक प्रकार है, लो चुंबकीय भी एक प्रकार है। इसके बारे में व्यवहार कैसा करता है, इसका उदाहरण क्या है, इसको हम देखेंगे। मान लिया जाए ये प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय लो चुंबकत्व है। इसमें अगर बात करें तो ये जो है इसमें जो है परमाणु में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। इसमें संवेदनशीलता निम्न और ऋणात्मक होती है, संवेदनशीलता एकदम निम्न होती है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? इसमें इनर्ट गैस जितने भी हैं, जिसको आप अक्रिय गैस कहते हैं, कई धातु हैं इसके साथ। कौन कौन सा है? Au है, गोल्ड है, Cu है, कॉपर है, Hg है, पारा है, बिस्मथ है, सिलिकॉन है, फास्फोरस भी है। ठीक है, अनुचुंबकीय की बात करें तो इसमें जो है परमाणु में यदि छिन्नता उन्मुख चुंबकीय जो है आघूर्ण होता है। इसमें संवेदनशीलता जो है एकदम निम्न होता है और कम होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता। इसका उदाहरण क्या क्या है? एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणु है, संक्रमण धातु है। ठीक है, द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गुण इसमें आप देखते हैं जो जैसे कि ऑक्सीजन 2 होता है, द्विपरमाणु, इसमें 2 परमाणु, इसको अणु कहते हैं ना। इस तरह का जितना भी गैस होगा। ठीक है, इसमें लौह चुंबक की बात करें, चुंबकत्व की, तो इसमें परमाणु में जो है समांतर संरेखीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसमें संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है लौह चुंबकत्व में।
फास्ट इसमें खींचेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ पर आकर्षित बहुत जल्दी करेगा। इसमें संक्रमण धातु जितने भी हैं, जैसे कि फेरस हो गया, फेरस मतलब क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो होती है, इसको कहते हैं पॉलीसोम्स। क्या कहते हैं? पॉलीसोम, ठीक है। प्रोटीन जो है राइबोसोम द्वारा mRNA के अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुवाद के दौरान जो है राइबोसोम एक ही आरएनए से जुड़े समूहों में होते हैं। ऐसे समूहों को 1963 में रिच द्वारा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? मार्क कार्नी को। ये जो है 24वें प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। इन्होंने 23वें कौन थे? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ठीक है। अभी इनके समय में जो है विदेश मंत्री कौन है इनके? तो मेलानी जॉली, मेलानी जॉली, ठीक है। ये पहले भी थे, जस्टिन ट्रूडो के भी समय में थे और ये अभी भी हैं, इनको बदला नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सब पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो है RHUMI-1 पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया? चेन्नई में। चेन्नई में क्या है? स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया किसके द्वारा? स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस रॉकेट में को चेन्नई स्थित मार्केटिंग ग्रुप में सहयोग से, किसके सहयोग से इसको बनाया गया है? मार्केटिंग ग्रुप के सहयोग से बनाया गया, मार्टिन ग्रुप के द्वारा सहयोग से बनाया गया। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त कौन सा दिवस बताया? 29 अगस्त को मनाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। ये किसके जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जादूगर कहा जाता था। किसका? हॉकी का, ठीक है। ये इनके नाम पर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जिसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल के कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है
CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैश में कौन से अध्यक्ष का पदभार संभाला है? केवां नंबर के अध्यक्ष हैं ये? तो इसका आंसर है 27वें नंबर के हैं। जिस नंबर का क्वेश्चन है उसी नंबर का ये अध्यक्ष बने। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में ये अध्यक्ष बने हैं। किसके? SBI के। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने भारत स्टेट में 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वे दिनेश खारा जो थे 26 में कौन थे? दिनेश खारा, उसको रिप्लेस किया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? वुमेन वाली कौन थी महिला अध्यक्ष? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य थे। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया था। कब? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1 जुलाई को 1955 को SBI रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में स्थान को उद्योग से मिलाइए तथा स्थान को उद्योग से मिलाइए। ठीक है, और इसका आंसर बताइए। तो इसको आप देखिएगा, बेंगलुरु है, कोरबा है, जमशेदपुर में मलाज खंड है। तो आप इसमें से अगर आप देखेंगे जिसको आपको मिलाना है, बेंगलुरु में क्या है? तो वायुयान वाला है। ठीक है, कोरबा में क्या है? कोरबा में एल्यूमिनियम है। कोरबा आपको बताया था उड़ीसा में है। जमशेदपुर में क्या है? जमशेदपुर में लोह इस्पात है। और मलाज खंड में क्या है? तांबा है। तो आप देख लीजिए, ए का 3 जहाँ है वही आंसर है। आंसर 28 का सी हो गया। ठीक है, बेंगलुरु में HAL है वायुयान वाला 1940 में। 1940 में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। कोरबा में बाल्को है एल्युमिनियम वाला। ठीक है, ये हुआ था। फिर जो है टिस्को स्थापित किया गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टिस्को टाटा वाला इस्पात जमशेदपुर वाले, ये स्थापित किया गया था 1907 में। वहीं मजाल खंड जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तांबा में। ठीक, 29 क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, ये आप ध्यान रखिएगा, नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट था? नगरीय जनसंख्या जो है 2011 में भारत में 31% था। ठीक है, ये अगर ठीक से लिखा जाए तो 31.16% था। ठीक है, इसके अनुसार अगर देखें बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार में अगर सिर्फ देखा जाए तो बिहार में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? शहरी तो ये थी 11.29% मात्र। इसके अनुसार अगर देखें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट कौन है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या है? तो वो महाराष्ट्र है। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ लोग जो है नगर में रहते हैं? तो 62% जो है, 62.2% जो है गोवा के लोग नगर में रहते हैं। और अगर देखा जाए 2001 में नगरीय जनसंख्या कितनी थी?
27.81%। यही 2011 में कितना हो गया, बढ़ के 31.16%। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में पर्वत श्रेणी में किसका भाग है? तो आप देख सकते हैं सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक श्रेणी की बात करें, शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, ये जो है भू आकृतियां बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में समाप्त हो जाता है, व्याप्त होता है। जैसे शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग जो है, इसका जो है थर्ड भाग जो है शिवालिक है। इसकी बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है बिहार, इसकी बात करें, एक मिनट, बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी में ही आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी में अपेक्षाकृत युवा तलछटी चट्टानें हैं, जिनमें बलुआ पत्थर और कंकड़ महत्वपूर्ण है। बिहार के कैमूर के पठार जो है बिंद कल्प से संबंधित है। बिहार के दक्षिण में सीमांत पठारी प्रदेश आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाला नदी या उपनदी कौन सी है? अगर आप देखें सबसे कम लंबाई वाला नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन, सबसे कम नदी है। इसका लंबाई कितना है, मात्र 200 किलोमीटर है। ठीक है, यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी मतलब मौसम आया, नदी बही, उसके बाद खत्म हो गई। इसका उद्गम कहाँ होता है, उद्गम मतलब छोटा नागपुर से बढ़ती है, निकलती है, और पलामू जो है वहाँ छोटा नागपुर पलामू से निकलती है। इसके बाद करें बूढ़ी गंडक, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर सॉरी। इसके बाद बात करें तो कोशी की लंबाई जो है 720 है। भारत में कितना बहती है, बिहार में 260 बहती है, 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। ठीक है, वहीं आप अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? पहले हम लोग देख लेंगे भारत के पड़ोसी राज्य और उससे मिलने वाली बाउंड्री को। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें पड़ोसी देश, ठीक है, यहाँ अगर मान लिया जाए इसकी दूरी, कितनी दूरी बॉर्डर साझा कर दी है, इधर हम संख्या तो आप गिन लेंगे और देख लेंगे। इसमें क्या है, देश की बात करें तो पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से, किस किस राज्य से करती है, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, ये हो गए 5, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरा बात करें चाइना, इसकी बात करें तो 3488 किलोमीटर, ये भी 5 राज्य से करती है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड ठीक है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 3323, ये भी 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान,
गुजरात, लद्दाख। पंजाब की बात करें तो नेपाल, नेपाल जो है मात्र 1751 किलोमीटर। ये भी 5 कौन कौन से हैं? इसमें बात करें यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और कौन सा? सिक्किम। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार में 1643। ये 4 कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। एक और देश बच गया, 2 और देश बच गया, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। इसमें अगर बात करें इसमें तो भूटान, इसकी दूरी है 699 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें 4 हैं, इसमें भी कौन कौन से हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा एक लास्ट सबसे कम दूरी वाला एक हो गया अफ़गानिस्तान। इसमें इसकी दूरी है 106 किलोमीटर। एक ही देश है, एक ही राज्य है जो है लद्दाख। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो आप अगर म्यांमार की बात करें, म्यांमार हम लोगों ने कौन सा देखा था? म्यांमार है 1643 वाला। कौन कौन है? 4 हैं। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1, यही सवाल का आंसर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय, ठीक है। कर्क रेखा ये रहा, भारतीय मानक समय ये रहा। ये जगह कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड एक पठार है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है। इसको जो है करुष के नाम से पहले जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? करुष। सूरजपुर जिले में भैंसा मोड़ा में एक दूसरे को क्रॉस करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी आप बता सकते हैं, इसलिए इसको हम बताते हैं भारतीय मानक समय। ये ज़्यादा याद नहीं रहता लोगों को। भारतीय मानक समय 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। एक चीज और, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे प्लस में चलता है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? कौन आए थे भारत? थॉमस रो, फायान, हेनसांग। इसमें सबसे पहले कौन आए थे, फिर बाद उसके बाद कौन आए थे? सीरीज बतानी है, कौन से पहले आए थे, कौन अंतिम आए थे, बाद में कौन आए थे। तो इसको अगर आप ठीक से देखें तो फायान सबसे पहले आए थे, उसके बाद हेनसांग आए थे, फिर थॉमस रो आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फायान, फिर हेनसांग, फिर थॉमस रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, वंश की बात करेंगे।
शासनकाल, इसका काल कितना रहा और अवधि कितनी रही। ठीक है, आप बात करें गुलाम वंश की, ये 1206 से 1290 तक शासन किए थे, तो कितना 84 वर्ष शासन किए थे। खिलजी वंश की बात करें, ये 1290 में आए थे, फिर 1320 तक काम किए, इनका रहा 30 साल का कार्यकाल। फिर तुगलक वंश की बात करें तो ये 1320 में आए और 1414 तक काम किए, ये रहे 94 वर्ष। फिर सैयद वंश की बात करें, ये 1414 में आए, 1451 तक काम किए, ये रहे 37 वर्ष। लोदी की बात करें, ये 1451 में आए, शासन किए 1526 तक, ये 75 वर्ष शासन किए। इसमें क्या रहा, सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला कौन सा रहा, 30 वर्ष का रहे, कौन रहे, तो खिलजी वंश रहे, और यही सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना, किस शुरुआत की, कौन कौन से थे, तो एनी बेसेंट थे और लोकमान्य तिलक थे। ठीक है, इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ये किसके तर्ज पे बनाया गया था, तो ये इस तरह का बना था आयरलैंड में, उसी के तर्ज पर ये होम रूल लीग की स्थापना यहाँ इंडिया में किए थे। कौन कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें शामिल थे। कब हुआ था ये घटना, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सच्चिदानंद सान्याल, योगेंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने नेता थे। इसके साथ साथ नए नेता जो थे शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसका शाखाएं बनाई गई। इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 3 उद्देश्य था। पहला, भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना को उत्पन्न करना था तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। दूसरा क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात की गई थी और क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन किया गया था। तीसरा क्या था, तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र, संयुक्त राज्य भारत जैसे यूएसए की तरह बनाया जाए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। फिर ये काकोरी कांड कब हुआ था, आपको बता दें, इन्होंने जो है 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें, यह लाइन थी, काकोरी जाने वाली ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया गया था। ठीक है, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। इस काकोरी कांड को नाम बदल कर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज, इन सब की संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो आप अगर देखें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने। सॉरी 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 रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एक मिनट मिटा दें इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती। असत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन 4 खाली रह गया क्योंकि एक ऑप्शन इसमें ज़्यादा दिया गया था। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और सी आंसर हो जाएगा, यानी डी का 5। ठीक है। अगर इन सब की बात करें ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय ने और क्या किया था इन्होंने, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। इसके अलावा आत्मीय सभा का भी बनाया, आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है। ये कब हुआ था, 1828 में। ब्रह्म समाज 1828 में बना था। एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिएगा, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, वेद समाज की स्थापना श्रीधर नायडू, श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, कब की थी, 1859। इस समय गांधी जी का जन्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी, तो इनका इसका आंसर है महात्मा गांधी। काफ़ी चर्चित किताब है। ठीक है। इन्होंने, ये इनका आत्मकथा था, ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है। इसका जो है हिंदी अनुवाद कौन किया था हिंदी में, तो इनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। इसके बाद आपकी बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणानिधि, इंट्रोडक्शन टू वेदांत, ये सब लिखे हैं दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था निम्न स्थापित की गई थी। ठीक है। कैसे स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वाधीनता जो है पुत्र पुत्रियां नामक संस्था का स्थापना किया गया था। ठीक है। आप इसके बारे में और जानेंगे तो बोस्टन टी पार्टी का संबंध भी सैमुअल एड्स से है। बोस्टन टी पार्टी की बात करें तो ये घटना थी कब की, 16 दिसंबर 1773 को, 16 दिसंबर 1773, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है। अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 1783 में। कब, पेरिस की संधि में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया। गणपति उत्सव किसने स्टार्ट किया था, तो एक ही थे हमारे तिलक साहब। इन्होंने क्या क्या किया था, गणपति की शुरुआत की थी, गणपति उत्सव की, और 1893 में, सॉरी 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ किया था। कौन सा,
शिवाजी महोत्सव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कब हुआ था? 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो इसका आंसर है दिल्ली में। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद के अध्यक्षता में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA को बदल गया गया HSRA में। ठीक है। और HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ये 4 साल के बाद, ये 1828 नहीं 1928, 4 साल के बाद जो है इसका ये कानपुर में बना था, फिर ये दिल्ली में जाके ये HSRA हो गया। ठीक है। HRA जो है कानपुर में 1924 में बना और ये दिल्ली में जाके कब? 1928 में HSRA बन गया। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो इसका आंसर है सेडान का युद्ध के बाद यह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ठीक है। नेपोलियन 3 की बात करें ने 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर प्रसा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 10 मई 1871 में को हुई और प्रसा और जर्मनी के बीच हुई थी। प्रसा यानी जर्मनी कहा जाता था और फ्रांस के बीच हुई थी। प्रसा राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था? इसका जनक की बात करें जनक बिस्मार्क था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन का स्तर घटेगा तो रक्तचाप कार्यों के लिए आवश्यक अधिक ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ेगी और सांस लेने का दर बढ़ जाएगा। CO2 में यह वृद्धि रक्त के pH में अच्छा बदलाव लाती है। इस परिवर्तन का पता जो है पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा के कॉमरिसेटर्स द्वारा लगाया जाता है, जो श्वसन के लिए एक नियामक केंद्र है। श्वसन केंद्र जो होता है अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने और अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए श्वसन दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 45 मस्तिष्क के कौन से भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है कौन सा? ब्रेन का कौन सा भाग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमानुकुचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करता है। वहीं पश्चिम मस्तिष्क सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा का बना रहता है। सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना और यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन में नियंत्रित करता है। ठीक है। वहीं थैलेमस की बात करें, थैलेमस जो है दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। वहीं पॉन्स की बात करें तो सेरेबेलम को सेरिब्रम से जोड़ता है। सेरेबेलम को सेरिब्रम से जोड़ता है। कौन? तो पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है
किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर है जीन मानचित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है खेत के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है 2,4-D। 2,4-D जो है खेत के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो है प्रयुक्त पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 48 फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? किस क्षेत्र में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब का? तो फैलोपियन ट्यूब का निषेचन होता है एम्प्यूला में। कहाँ होता है? एम्प्यूला में। क्वेश्चन नंबर 49 मनुष्य के कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित किया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है पैराथाइड हार्मोन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर है चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ किया था? बिहार में किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोग जो है बिहारी थे। उसमें से बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे। 19 लोग भारत में से को मिला, जिसमें कि बिहार में एकमात्र थे, वो थे सुशील कुमार मोदी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया था 2016 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था अनुराग कुमार दिसानायके को। ठीक है। ये किसको, और इसके नए प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर हरिनिके अनुराग कुमार नायके जो है श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने सिरिल रामाफोसा को राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है वन घुड़सवार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन घुड़सवार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा जानते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। तो एक बार फिर से हम लोग दोहराएंगे, कैमूर बिहार, गिर नेशनल पार्क गुजरात, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब, डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कौन कौन सी हैं? तो आप अगर ठीक से देखेंगे गंगा है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र है। आंसर बी हो गया, क्योंकि ये कावेरी भी नहीं है और ना ही गोदावरी है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां की बात करें तो 3 मुख्य नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा कौन सी होंगी? सिंधु महत्वपूर्ण नदियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा, ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर है पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है। 2015 में। इसका टैगलाइन क्या था? इसका टैगलाइन था प्रति बिंद अधिक फसल, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
मोर क्रॉप, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, किसके बीच स्थित है? कहाँ कहाँ स्थित है ये? तो आप देखेंगे इसका आंसर है नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है किससे संबंधित है? 9 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार से संबंधित है। सॉरी 9 डिग्री चैनल जो है अंडमान से नहीं, लक्षद्वीप से संबंधित है, लक्षद्वीप से संबंधित है, ठीक है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव, सॉरी 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, हाँ मिनिकॉय भारत कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित की गई है? करने का अधिकार है, उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका आंसर है संसद को। संसद में कानून बनेगा तभी कहीं जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, केशवानंद भारती बार निम्नलिखित में किस मामले में संबंधित है? किस मामले में संबंधित है? तो आप देखेंगे केशवानंद भारती जो है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व के संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। केशवानंद भारती मामले में जो है 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को चुनौती दी गई थी, ठीक है। और इसी मामले में जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? नियोक्ता मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा काम करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। इसमें प्राथमिक क्षेत्र लगभग 50% से के आसपास जो है इसमें आबादी काम करती है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, प्रथम क्षेत्र जो होता है उसमें माइन कर सकते हैं, खनिज पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना परसेंट है? तो 100% है। नाबार्ड में भारत सरकार का 100%। पहले ये आरबीआई रेगुलेट करती थी, फिर बाद में से 2019 में से सरकार को दे दिया गया था, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? 2005 में किसकी स्थापना की गई थी? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स आयोग की स्थापना की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट जो कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये का मूल्य वर्ग डैश कब जारी किया गया था? ये कब 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 100 रुपये का मूल्य वर्ग का नोट जारी कब किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1950 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मैरियाना गर्त कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। आप ये जगह देखेंगे, ये त्रिभुजाकार है, प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताइए। कालानुक्रम, तो सही कालानुक्रम क्या है 68 नंबर का? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अगर देखिएगा तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? 1885 में। वहीं बात करें साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की बात करें तो ये कब आया था? 1929 में आया था। वहीं बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1931 में हुई थी।
सितंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर? 1, 2, 3, सॉरी 3, 4। ये हो गया आपका आंसर बी, 3, 4, 2, 1, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है? व्यस्ततम नहर कौन सा है? तो इसका आंसर है कील नहर सबसे ज़्यादा व्यस्तम है। ठीक है, ये कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। इसको सही क्रम में मिलाना है। ठीक है, मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 का विली 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 कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हरिकेन यूएसए में है और टाइफून चाइना में। तो ऑप्शन बी हो गया। बहने वाली हवा है और अथी है इसका स्थान। तो इसी तरह से देखा जाए तो बोरा कहाँ बहती है? एडियाटिक तट पे बहती है। हबूब सूडान में बहता है। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में बैठता है। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में बहता है। वहीं नेवाडोस जो है इक्वाडोर में और सामून ईरान में। कोइम्बैग इंडोनेशिया में और वर्ग्स जो है दक्षिण अफ्रीका में बहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कौन सा जो है पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड कौन सा है इस ऑप्शन में देखा जाए? नाइलॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा नाइलॉन जो है एक पॉलीएमाइड। ठीक, नाइलॉन 4 प्रकार के होते हैं। नाइलॉन 6 ये जो है रिंग ओपनिंग 4 प्रकार का होता है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 510, नाइलॉन 16, नाइलॉन 66। ठीक है, इसका गुण क्या होता है नायलॉन का? तो ये एक बहुत ही मजबूत और लचीला लोचदार होता है। ठीक है, यह वास्तव में नायलॉन का धागा जो है स्टील के तार से भी मजबूत होता है। यह घिसाव प्रतिरोधी होता है। इसको घिसने से कुछ असर नहीं होता है। इसलिए जो है नायलॉन का बना कपड़ा लंबे समय तक टिकता है। इसे धागा धोना जो है बहुत आसान होता है। कम पानी में धुल जाता है और ये जल्दी सूख भी जाता है। यह दिखने में भी चमकदार होता है नायलॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। रासायनिक गुणों को अपवर्तित कर रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण को क्या कहते हैं? रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखना है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए रासायनिक गुण में। लेकिन परमाणु के नाभिक में इसको जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो असर हो जाएगा, प्रोटॉन जोड़ेगा तो असर हो जाएगा, बोसॉन जोड़ेगा तो फिर भी असर होगा। न्यूट्रॉन ऐसा चीज़ है जिसको जोड़ने पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका चार्ज जो है न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 73। पेट्रोल के निर्माण में कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की जाती है? किस सिंथेटिक विधि से इसको पेट्रोल को बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीसर ट्रॉप्स प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, फीसर ट्रॉप्स प्रक्रिया के द्वारा। 74। आयनिक और संयोजी सहसंयोजी आबंध जो है दोनों होता है, किस अणु में होता है? आयनिक और सहसंयोजी दोनों होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखिएगा सिर्फ सहसंयोजी बनेगा, यहाँ भी सिर्फ सहसंयोजी बन रहा है, यहाँ भी देखिएगा सहसंयोजी बन रहा है, यहाँ लेकिन दोनों बन रहा है। सहसंयोजी क्या होता है? बॉन्ड बनता है इसमें जो है। अगर देखा जाए हाइड्रोजन और Cl एक साथ बॉन्ड बना, ये एक अथी बनाया जाएगा, पार्टनरशिप पे बनता है। उसी तरह कार्बन 4 है, इस तरह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ जो है सहसंयोजन के तरह से बॉन्ड बन रहा है। निम्नलिखित में से किस पर अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल किया गया? सजातीय सम्मिलन मतलब सजातीय वो होगा जो कि इसमें अभिकारक जो है और रिजल्ट जो है दोनों जो है एक ही अवस्था में पाए, यानी अगर गैस का अभिक्रिया हो रहा है तो गैस ही होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही होना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए तो NO2 गैस अवस्था में है, 2N2 जो है गैस में है, गैसियस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैसियस अवस्था में। जबकि वहीं देखिए ये एक्वस है, एक्वस मतलब लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये रिजल्ट बना है
ये सॉलिड अवस्था में बना है। तो इस तरह से देखा जाए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन ये जो है गैस में बन गया है। लिक्विड है, ये लिक्विड है, लेकिन ये गैस बन गया। तो ये इसमें जो है सिर्फ एक ही आंसर हो गया जो कि गैस 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 है, गैसियस अवस्था में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता? अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा तो 76 का इसका आंसर हो जाएगा आपका पिगमेंटेशन द्वारा नहीं किया जा सकता। झाग उत्प्लवन द्वारा होता है, भर्जन द्वारा होता है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा होता है, लेकिन पिगमेंटेशन के द्वारा नहीं होता। आंसर क्वेश्चन नंबर 78, खीर भावनी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, कब होता है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में होता है। कहाँ होता है? गांदरबल जिले में होता है। कब होता है? मई जून में होता है, मई जून में होता है। ठीक है। 79 कहता है रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आपका मुथैया मुरलीधरन। ठीक, मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर जो है ना स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीत लिया है? तो ये कौन जीते थे? ये जीते हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थी आपका जिल टिचमैन। कहाँ है जिल टिचमैन? ठीक, इन्होंने जो है किसको हराया था? थाईलैंड के जो है मनचंगा सांगवंकाओ को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, कहता है बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर है 67,000 करोड़ का आवंटन किया गया था जल जीवन मिशन के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। अब प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे सी राजगोपालचारी होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है 15 मार्च को। इस तरह से अगर देखें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विश्व का था 15 मार्च को, वही राष्ट्रीय जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कब? 23 जनवरी 1897 में। उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है। और विश्व फुटबॉल दिवस कब घोषित मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? कब हटाया गया था इसको? तो इसका आंसर है 1978 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है। ये पहले एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। किससे हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और इसको जो है 300A में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। ठीक। 86, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? वो कितवां राष्ट्रपति बनी है? तो ये 15वां राष्ट्रपति बनी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या? किस आधार पर बनाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण? तो इसका आंसर है ये युद्ध भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है। अगर तीनों में से कोई एक हुआ तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है 2/5 भाग है। अगर मान लिया जाए राशि अगर हम 5 मानते हैं
अगर दो जो है एक साधारण ब्याज है, दो साधारण ब्याज हुआ तो जो है 3 साल के बाद राशि मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर 2 है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, ठीक है। और कितना पे मिला है? 5 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो गुना 100 कर देंगे, इससे कटाएंगे तो 20 से ये कट जाएगा, तो 20 दूना 40/3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कोई भी नीचे जो रहता है उसको आधार माना जाता है। आधार ये है, आधार से 2 हमारा हो गया इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद फाइनल राशि जो हमारा मिलेगा 7 हो जाएगा। तो कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या लिखते हैं? तो परसेंटेज निकालने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, टाइम जो है अगर दिया हुआ है तो टाइम हम नीचे लिखेंगे, और इसका जो है आधार राशि क्या था जो है कि जिसको P से डिनोट करते हैं तो वो हमारा 5 है। 5 से परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 से करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर था। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, एरिया निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है 13 और चौड़ाई दे रखा है 12, इसको गुना करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 156 डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहता है दो समांतर श्रेणी, एक ये है एक ये है, इसकी nवीं पद बराबर हो जाती है, तो n का मान क्या है? n निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n इंटू सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कहता है n वाला फॉर्म बराबर है तो इसमें अगर देखा जाए a क्या है? a पहला नंबर होता है, पहला का 3 हो गया। इस सीरीज का अगर n देखा जाए तो n तो हमको निकालना ही है, d डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है? 7 का है। और इसमें अगर पहला अक्षर 63 है, डिफरेंस कितना है? 2 है। इस तरह से निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया? 2 बराबर, इसका हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इसका क्या है? इसका डी है 2, सॉरी इसका तो 7 है ना, यहाँ 7 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर आप 63 को 3 को इस साइड लाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 60 बराबर, और 7 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 5 इंटू n माइनस 1। 5 से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 12, एक जोड़ेंगे इधर आ जाएगा, n बराबर 13 आ जाएगा, और 13 ही सवाल का आंसर है, यानी 13वां पद जो है दोनों का बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, यदि 3 वर्ष पहले, मिटा देते हैं इसको एक बार, ये कलर बदल लेते हैं इसका। कहता है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पिता और पुत्र की आयु का जो है अनुपात, ये 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, इसका अनुपात क्या दे रखा है? 8:3। वहीं 4 वर्ष बाद कह रहा है 11:5। इस तरह का कहे कि डिफरेंस निकालना हो, इसमें अगर देखते हैं तो इसका डिफरेंस जो है 8 3 11 यहाँ है, और यहाँ जो है 2 का डिफरेंस है, तो इसको हमको बराबर करना है। अगर डिफरेंस बराबर करेंगे तभी ना, क्योंकि 3 साल पहले और 4 साल बाद में यानी दोनों मिला के 7 साल हो जाता है। 7 साल इधर भी अंतर होना चाहिए, 7 साल इधर भी अंतर होना चाहिए, यानी दोनों अंतर बराबर होना चाहिए। इसका अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना है, 11 में से 5 गया तो बचा 6, और इन दोनों का डिफरेंस जो है
यहाँ 5 का अंतर है। तो इसका डिफरेंस जो है इस रेशियो से गुना कर देंगे और इसका डिफरेंस जो है इस रेशियो से गुना कर देंगे। तो ये वाला इससे गुना हो जाएगा, सॉरी, ये वाला इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इससे गुना हो जाएगा। तो आप देखा जाएगा तो 6 को 8 से गुना करेंगे, 8 छः 48 रेशियो 24, 6 तिया 18 हो जाएगा। वहीं इसको अगर नीचे वाले को करेंगे 11 पचे 55 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो गया। ये तो कहता है 3 साल पहले है, ये 3 साल पहले की बात हो रही है, ये 3 साल, ये 4 साल बाद की बात हो रही है। 3 साल इसमें ऐड कर देंगे तो पूछ रहा है पिता का वर्तमान युग, इसमें 3 साल ऐड करेंगे तो 48 3 51 और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। कहता है एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल बॉल, वाइट 6, ब्लैक 2, रेड 3 बॉल। कहता है यदि यदि सख्त रूप से एक गेंद निकाली जाए, इस गेंद में ना सफ़ेद हो, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, और ना ही और सफ़ेद ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है? सफ़ेद ना हो यानी सफ़ेद को काट देंगे, इसका मतलब या तो ब्लैक होगा या तो रेड होगा। तो ब्लैक प्लस रेड ऐड करेंगे, सॉरी 2 + 3 बटे टोटल बॉल कितना है 6 2 8 3 11 यानी 5/11, यही आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश का सवाल 2 है, सॉरी इसको थोड़ा हमें कहता है इसका पैसिव वॉइस निकालना है। ये एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसको पैसिव फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। कहता है द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। पैसिव वॉइस में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा लेटेस्ट असाइनमेंट है, द लेटेस्ट असाइनमेंट। तो द लेटेस्ट असाइनमेंट से स्टार्ट होगा। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वॉज लगा के इसका बनाएंगे। तो इसमें तो हेड लगा हुआ है, इसमें भी हेड लगा हुआ है, इसमें भी हेड लगा हुआ है, तो ये तीनों नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है और यही सवाल का आंसर। तो इसका क्या बनेगा? द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना को हो जाएगा द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर, यही सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। कहता है सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्मोकिंग दैट डे। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाया गया, इसको डायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। तो कहता है पहली बात तो ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में होने का कोई बात ही नहीं है, यहाँ सेज लिखा हुआ है, तो ये तीनों में से कोई एक होगा। अब कह रहा है हैड बीन स्मोकिंग की बात हो रही है, तो आप अगर देखेंगे हैड बीन प्लस V4 जो है इसमें, हैड बीन प्लस V4 जो है चेंज हो जाता है किसमें, यहाँ से ये चेंज हो जाता है वर प्लस V4 में चेंज हो जाता है। तो वर प्लस V4 में कौन कौन सा है? तो ये है और ये है। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि सेज दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यही सवाल का आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। अब यह हिंदी का सवाल है। कहता है दिए गए का वाक्य में काले शब्द, ये हैं काले शब्द, इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। तो इसका सही वर्त आप प्रातःकाल
आइए, प्रातः काल सही लिखा हुआ नहीं, प्रांत काल लिखा हुआ है, तो प्रांत काल को सही अशुद्ध वर्तन ही है, इसको कैसे सही किया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रातः काल। इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा है, ये आप यहाँ देखिएगा तो दो जगह आप कंफ्यूज हो जाएगा इसमें और इसमें, दोनों में प्रातः लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कल लिखा हुआ है, ये काल है, आंसर आपका काल होगा। ठीक, 97 क्वेश्चन नंबर 97 कहता है वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 24 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया, तो इसका आंसर है हांगकांग को मिला है, हांगकांग को मिला है। कहाँ की है हांगकांग, ये है दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो निम्नलिखित में से भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के नाम से रूप से नामित किया है, कौन है ये कौन है ये हैं सिद्धेश साकरे को इन्होंने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, क्वाड में कौन कौन सा देश है, तो भारत है, संयुक्त अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, तो इसमें 4 देश हैं, कौन कौन है, भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 2024 का छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ यूज किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 या और अंतिम सवाल, वरुण सागर झील किस राज्य में अवस्थित है, तो वरुण सागर झील जो है अवस्थित है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में और कौन से झील हैं, तो जयसमंद झील है, पुष्कर झील है, सामंत झील है, तलवारा झील है और कायलाना झील है। ठीक है, ये जो है एक कृत्रिम झील था वरुण सागर झील, जो कि हाल ही में अजमेर जिले में स्थित है। कृत्रिम झील फोय सागर झील नाम था इसका, इसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया। और ये आज के सेशन का लास्ट सवाल था। इस तरह से हम लोगों ने आज बिहार दरोगा का सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे आने वाले सेशन में हम लोग दूसरा सेट तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।